हेलो गाइस, दिस साइड हेमंत सोनी और मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आज जो आप जानने वाले हो सकता है उससे आपका व्यू हो, थिंकिंग, आपका एक नजरिया कंप्लीटली चेंज हो जाए। जो आज तक आप सोचते आ रहे थे, क्या पता उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आज आ जाए। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले इतने संक्षेप में, इतने ब्रीफली इसके ऊपर कभी डिस्कशन हुआ है। तो आज का अपना टॉपिक है एज यू कैन सी मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्सेस पिरामिड स्कीम। ये आज अपन जानने वाले हैं। सो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पैसेंस बना के रखना है क्योंकि ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेगी जो आपको शायद बाहर जानने को न मिले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के दौरान जो सीखा है उसके थ्रू ली गई है और बहुत सारी चीजों के रिसोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दे दूंगा। बहुत सारी वेरीफाइड वेबसाइट्स जहां से मैंने डाटा उठाया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो डेफिनेशन के साथ में। एज यू कैन सी MLM says selling good services on behalf of a company, कि कुछ सर्विस या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स को किसी कंपनी के थ्रू बेचना इन अ सिस्टम वेयर पार्टिसिपेंट्स रिसीव कमीशन ऑन देयर सेल्स। यानी कि कोई भी पार्टिसिपेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो उसके अंदर काम कर रहा है वो अपने सेल्स के ऊपर कमीशन अर्न करे एज वेल एज द सेल्स ऑफ एनी पार्टिसिपेंट दे रिक्रूट। वो जिन लोगों को रिक्रूट करे, जिन नए डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्रूट करे उनकी भी सेल्स के ऊपर वो कमीशन अर्न करे। इस सिस्टम को कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई किसी को रिक्रूट कर रहा है तो उसकी भी सेल्स के ऊपर कमीशन अर्न किया जाए, इसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। वहीं पे पिरामिड स्कीम की जब बात आती है, यू कैन सी पिरामिड स्कीम आर हाउएवर अ फ्रॉडलेंट स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो फ्रॉड लोग यूज करते होते हैं, डिस्क्रिस्ड एज एन MLM स्ट्रेटजी विद नो रियल प्रोडक्ट्स। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, विद नो रियल प्रोडक्ट्स, इनके पास में कोई रियल प्रोडक्ट्स होता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को कोई रियल प्रोडक्ट नहीं है, जिसको सेल करने के लिए एक स्कीम जो बनाई गई, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से काम करती है। प्रोमिसिंग स्काई हाई रिटर्न्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मल्टीपल रिटर्न्स देने के जो वादे किए जाते हैं, इस स्कीम को कहा जाता है पिरामिड स्कीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ पिरामिड स्कीम एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। लोगों का मानना है कि पिरामिड स्कीम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है और लोगों का मानना है कि MLM की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। लेकिन ये एक टाइप से ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपका मानना है कि दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, फिर तो कॉर्पोरेट की फ्री स्ट्रक्चर है। कॉर्पोरेट भी तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि सबसे ऊपर कंपनी का CEO होता है, उसके नीचे सीनियर मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे क्लर्क वगैरह होते हैं, उसके नीचे डी ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनता है। अगर MLM और पिरामिड का सेम स्ट्रक्चर है तो कॉर्पोरेट का भी यही स्ट्रक्चर है। लेकिन स्ट्रक्चर में इसको इतना ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको समझने के लिए आपको MLM के स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कुछ इस तरीके के बिजनेस प्लान्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं कुछ ट्रेंडिंग बिजनेस प्लान्स को आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहले सिंगल लेग आता है, नाम से क्लियर है कि एक के नीचे एक जब ज्वाइन कराया जाए वो सिंगल लेग बनता है। ठीक है, बहुत 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 कम यूज होता है सिंगल लेग प्लान, क्योंकि इसके अंदर कंपनी खुद इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, आगे समझ में आएगा कि इसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा होती है। ठीक है, बाइनरी एज यू नो, बाइनरी होता है जब एक के नीचे दो को ज्वाइन कराया जाए, दो के नीचे दो को ज्वाइन कराया जाए, तो इस प्लान को कहते हैं बाइनरी प्लान। ठीक है, टर्सरी प्लान कहते हैं जब एक के नीचे तीन को ज्वाइन कराया जाए, तीन के नीचे तीन को ज्वाइन कराया जाए, तो इसको कहते हैं टर्सरी प्लान। क्वाड, तीन की जगह चार आ जाएंगे। ठीक है, जनरेशन प्लान आता है जहां पे आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी भी ज्वाइनिंग्स करवा सकते हो, कितनी भी अपनी डायरेक्ट लाइन्स ओपन कर सकते हो। तो इस प्लान को कहते हैं अपनी जनरेशन प्लान। हर एक बंदा अपने मल्टीपल लाइन्स ओपन कर सकता है विदाउट एनी लिमिट, तो इस प्लान को कहते हैं जनरेशन प्लान। आपको अच्छे तरीके से मैं समझाऊं तो इन सब प्लान्स के अंदर सबसे फास्ट ग्रोथ किस प्लान की होती है? सबसे फास्ट ग्रोथ बाइनरी और टर्सरी प्लान की होती है। ठीक है, बाइनरी, टर्सरी, क्वाड्रेटरी प्लान्स, ये कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं। फास्ट ग्रोइंग क्यों होते हैं? जब मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये फास्ट ग्रोइंग क्यों होते हैं। लेकिन जनरेशन प्लान
सबसे स्टेबल प्लान को कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे स्टेबल प्लान को कहा जाता है, इसको फास्ट ग्रोइंग प्लान कहते हैं। अब कौन सी कंपनी कौन से प्लान को चूज करेगी ये डिपेंड करता है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर किस चीज का बिजनेस वो कंपनी कर रही है, कितना रीपरचेज उस प्रोडक्ट्स का है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रीपरचेज का। अभी रीपरचेज क्या होता है, देखो यार कोई भी कंपनी चाहे आईफोन बेच रही हो, चाहे 10 करोड़ की गाड़ी बेच रही हो, चाहे नमक बेच रही हो, चाहे चीनी बेच रही हो, कोई भी कंपनी अगर कुछ भी बेच रही है तो कंपनी का ओनर एक थिंकिंग जरूर रखेगा कि उसका जो भी कस्टमर है वो रिपीटिंग कस्टमर हो, बार बार में उसी कंपनी से वो चीज खरीदे। नए रिक्रूटमेंट्स के साथ साथ में, नए लोगों को एंगेज करने के साथ साथ में हमेशा एक कंपनी का ओनर ये भी चाहेगा कि उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बार बार बिके। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रीपरचेज। तो यहाँ पे एमएलएम के अंदर भी वो चीज लागू होती है। एमएलएम के अंदर भी कोई कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि उसका प्रोडक्ट बार बार में रीपरचेज के अंडर आए। रीपरचेज किस चीज की होती है, रीपरचेज होती है उस चीज की जिसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, कस्टमर की लाइफ के अंदर वैल्यू वो प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, इसलिए उस प्रोडक्ट की बार बार में रीपरचेज होती है। अब उसी अकॉर्डिंग कंपनी चूज करती है कौन से प्लान के ऊपर काम करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जेन्युइन कंपनीज वर्क करती है जनरेशन प्लान के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा रीपरचेज इसी प्लान के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा न्यू रिक्रूटमेंट्स पे फोकस ना करके यहाँ पे रीपरचेज के ऊपर फोकस करवाया जाता है। और बहुत सारी कंपनी बाइनरी और ट्राइटरी प्लान को भी यूज करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब एक चीज आपको समझने वाली ये है कि पिरामिड स्कीम के अंदर तो प्रोडक्ट जेन्युइन होता ही नहीं है, ना उसकी वैल्यू होती, तो रीपरचेज कहाँ से होगी। रीपरचेज नहीं है तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए रिक्रूटमेंट्स। सो वेट अ मिनट। सो बात करें पिरामिड स्कीम की, तो पिरामिड स्कीम में कोई वैल्यूएबल या क्वालिटी प्रोडक्ट होता नहीं है, तो है नहीं, प्रोडक्ट वैसा नहीं है, रीपरचेज कहां से होगी, रीपरचेज नहीं है। अब चाहिए रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट किस तरीके से आएगी, एमएलएम के जो मैंने पीछे प्लान्स बताए थे उनके थ्रू। सो उन प्लान्स में से कौन सा प्लान एक पिरामिड स्कीम चूज करेगी, पिरामिड स्कीम चूज करेगी सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लान। और सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लान मैंने बताया बाइनरी या टर्सरी प्लान। एक चीज मैं आपको समझा दूं, हर बाइनरी या टर्सरी प्लान यूज करने वाली कंपनी फ्रॉड नहीं होती। और इतना जरूर है कि हाँ, फ्रॉडस्टर्स मैक्सिमम टाइम पे बाइनरी या टर्सरी प्लान का यूज करते हैं, क्योंकि उनको इजी टू सर्कुलेट होता है। किस तरीके से होता है वो मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू अभी समझा देता हूँ। सो ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लोग किस तरीके से आएंगे मैं आपको आपके सामने करके दिखाता हूँ। मान लो एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसने 2 लोगों को रिक्रूट किया, उसने हर एक पर्सन को बोला, ए को भी बोला, बी को भी बोला कि आपने एक 2-2 पर्सन को लेके आना है। तो ए और बी ने अपने रिश्तेदार भाई प्यारों को ज्वाइन करवा दिया, 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। उनको भी सेम बात बोली गई, आपने भी 2-2 पर्सन को लेके आना है। तो नीचे वाले पर्सन ने भी 2-2 लोगों को रिक्रूट कर दिया। तो इस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता गया। इनको भी सेम बात बोली गई कि आपने 2-2 लोगों को रिक्रूट करना है। तो इस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इतना समझा देता हूं, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लेके चलिए कि एक तरफ है ए लैग और एक तरफ है बी लैग। ठीक है, एक तरफ है ए लैग, एक तरफ है बी लैग। अब ये फास्ट ग्रोइंग क्यों है, क्योंकि जिंदगी के अंदर 2 लोगों को ज्वाइन कराना बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्योंकि 2 लोगों को सिर्फ पागल बनाना है। ठीक है, तो मेन पर्सन ने ए और बी को पागल बनाया, तो ए और बी के भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, 2-2 लोगों को वही पागल बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से ये सिस्टम नीचे तक ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो अब जिस तरीके से सिस्टम ग्रो हो रहा है, इस पे कंपनीज क्या करती है, कंपनी ने 2 सिस्टम बिठा दिया है यहाँ पे। पहला सिस्टम बिठाया यहाँ पे मैचिंग का, पेयर्स मैचिंग का। आई होप सो कि आप लोगों को दिख रहा है। पेयर्स मैचिंग का, पेयर्स मैचिंग कैसे कि मान लो आपको पे आउट चाहिए, ठीक है, हफ्ते के हिसाब से या फिर महीने के हिसाब से। तो कंपनी ने क्या कर दिया, मैक्सिमम तो वीकली होते हैं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स के इनकम प्लान। यहाँ पे कर दिया कि आपका एक तरफ टर्नओवर हो रहा है 1 लाख का, एक तरफ हो रहा है 2 लाख का। ठीक है, तो आपको इनकम मिलेगी 1 लाख के हिसाब से। अब इसमें कंपनीज को क्या प्रॉफिट होगा, कंपनीज को प्रॉफिट हुआ कि वहां पे आप 2 लाख के हिसाब से उनको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। कंपनीज को 1 लाख के हिसाब से पेमेंट देने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक सिस्टम और आता है, वो है कैपिंग का।
इनकम कैपिंग अपन कह सकते हैं। कैपिंग में क्या होता है, मान लो एक लीडर के डाउन में बहुत बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, अब उसकी इनकम बहुत ज्यादा मल्टीपल हो रही है। एज नीतीश राजपूत सेड कि 6 लोगों के डाउन में 6 आ रहे हैं, तो कितने हो गए 36 के डाउन में 6 आ रहे हैं, 216 के डाउन में 6 आ रहे हैं। इस तरह करते करते 12वें लेवल पे कितने हुए 2 बिलियन, 13वें लेवल पे कितने हो गए 13 बिलियन लोगों की जरूरत पड़ेगी। 13 बिलियन तो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, तो किस तरीके से सिस्टम ग्रो करेगा, ये चीज मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब यहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, छोटे लेवल पे मैनेज करना, पेयर मैचिंग करना बहुत आसान था। किस तरीके से आसान था, मान लीजिए एक तरफ 2 लाख का बिजनेस क्रिएट हुआ, एक तरफ 1.6 लाख का बिजनेस क्रिएट हुआ, तो एक लीडर को बहुत अच्छे से पता है कैसे 1.6 लाख को 2 लाख पे पहुंचाना है। यहाँ पे मान लो एक 40,000 की एक्स्ट्रा रीपरचेज करवा दी किसी न किसी के डाउन में, इस तरीके से इमेजिन होगी 2 लाख की, 2 लाख का पैसा यहाँ पे इसने अर्न कर लिया, इस तरह कमीशन कंपनी उसको बांट रही थी। अब ये छोटे सिस्टम पे बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये मैचिंग खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो इनमें से कोई भी पर्सन काम नहीं कर रहा, ये पर्सन काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इसकी लाइन से पैसा लेने के लिए इसके जो अपलाइन है इसको इसके डाउन में ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, इस वाला काम करना पड़ेगा। द सेम थिंग, मान लो इसके डाउन में ये पर्सन काम नहीं कर रहा, तो इसके अपलाइन को इसके डाउन में काम करवाना पड़ेगा, और ऊपर वाले पर्सन जो मेन यहाँ पे हेड बैठा है उसको ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी कि जहां पे नीचे से नीचे में जो पेयरिंग है वो अच्छे तरीके से होती रहे। तो छोटे लेवल पे तो आसान ही था, भाई किसी के डाउन में कोई पर्सन काम नहीं कर रहा तो उसके डाउन में एक्स्ट्रा पर्सन को ज्वाइन करा दिया। लेकिन जब ये बहुत लॉन्ग टर्म पहुंच जाता है तो उसके बाद में ये मैनेजमेंट होती ही है, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा ज्वाइन कर जाते हैं। अब मान लो इसके डाउन में मैचिंग नहीं हुई तो इसको इनकम नहीं गई, ठीक है, इसको इनकम नहीं गई तो इसके डाउन में मैचिंग बिगड़ गई, इसको भी इनकम नहीं गई, ठीक है, अब इसको भी इनकम नहीं गई तो इसको भी इनकम नहीं गई, इसको भी नहीं गई तो इसको भी इनकम नहीं गई। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता चलता है। अब लास्ट में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए, ठीक है, रीपरचेज हो नहीं रही, ठीक है, इनकम पे पहले कैप लगा रखा है कंपनीज ने। अब क्या होता है, अब एट लास्ट होता है कंपनी को पता है लोग जुड़ गए, अब तो लोग है वो एक्शन उठाना स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट ध्यान देगी, उससे पहले रफू चक्कर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये सिस्टम वर्क करता है पिरामिड स्कीम के अंदर। अब देखते हैं एमएलएम किस तरीके से ग्रो करती है। तो एमएलएम की जहां पे बात आती है, मान लो एक अच्छे एमएलएम काम कर रही है जनरेशन प्लान के ऊपर, ठीक है, मान लो ए पर्सन है, ठीक है, वो काम कर रहा है जनरेशन प्लान के ऊपर, वो इस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब उसने जिस पर्सन को ज्वाइन कराया उसके पास भी कोई लिमिट नहीं है, वो भी कितनी ज्वाइनिंग करा सकता है, ठीक है। मान लो जिस पर्सन को ए ने ज्वाइन कराया, ठीक है, मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है, 4 लोगों को ए ने ज्वाइन कराया, ए ने 1 को ज्वाइन कराया तो 1 ने सिर्फ एक ही पर्सन को ज्वाइन कराया, ठीक है। उनमें से चौथा पर्सन ऐसा है जो आगे काम बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, सेकंड पर्सन ने सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, थर्ड पर्सन ने 3 लोगों को ज्वाइन कराया। लेकिन नीचे से बात करूं, यहाँ पे 3 के डाउन में एक पर्सन ऐसा है जिसने बहुत बढ़िया एक सिस्टम अपना नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से सिस्टम ग्रो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जिस तरीके से मान लो ये काम नहीं कर रहा था, तो एक बार उसका लीडर देख सकता है नीचे जाके भी हाँ उसके डाउन में ज्वाइनिंग करवा के अपना इनकम वगैरह कमा लेता हूँ, ठीक है, सिस्टम उस तरीके से चला लेता हूँ लोगों को जोड़ के। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि मान लो ये पर्सन काम नहीं कर रहा, तो ए अब इसके काम में ज्वाइन कराया, अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, ए की पहली और दूसरी जनरेशन में ये पर्सन आता है, ठीक है, इस पर्सन की ट्रैक लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक लाइंस है, और 6 के 6 मान लो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस पर्सन की इनकम है वो इससे भी ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा आएगी, यानी कि ये पर्सन इन लोगों से बहुत ज्यादा इनकम कमा सकता है। और हो सकता है इसके डाउन में कोई बंदा हो जो बहुत बढ़िया तरीके से अपना नेटवर्क ग्रो कर रहा हो, तो इससे भी ज्यादा इनकम कमा सकता है। ये खूबी है मल्टी लेवल मार्केटिंग की। इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे, आप सोच के देखो, इसकी स्ट्रक्चर पिरामिड स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो, आप बनाओ इसकी स्ट्रक्चर, आपको साफ साफ पता चल जाएगा क्या स्ट्रक्चर है मल्टी लेवल मार्केटिंग की और क्या स्ट्रक्चर है पिरामिड स्कीम की। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है रीपरचेज का। यहाँ पे प्रोडक्ट रीपरचेजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से सिस्टम ग्रो हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छे एमएलएम के अंदर रीपरचेज के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है। वो 2 मिलियन वाली बात है ना, नीतीश राजपूत भाई की, अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे मान लो नई रिक्रूटमेंट्स नहीं आ रही,
ठीक है, बहुत ज्यादा नई रिक्रूटमेंट्स नहीं आ रही, लेकिन ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना वो रीपरचेज कर रहे हैं, फिर भी इस पर्सन को पैसा आएगा। द नेक्स्ट थिंग, ये पर्सन काम नहीं कर रहा लेकिन इसके डाउन में काम हो रहा है, इसके नीचे वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये काम नहीं कर रहा, शायद इसको पैसा ना आए, लेकिन अगर इसके ऊपर वाला काम कर रहा ना उसको पैसा जाएगा। अगर इसमें इस पर्सन ने काम करना मना कर दिया ना तो इसका पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है, होल्ड कर लेती है, इसका पैसा ऊपर नहीं पहुंचाती। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पैसा लोगों में बांटना पड़ेगा कंपनी को, सारा पैसा यहाँ पे लोगों में बांटा जाता है। इस वजह से जो फ्रॉड कंपनीज है उससे कम, बहुत कम इस प्लान को यूज करती है और मैक्सिमम इस प्लान को यूज करती है, इसलिए इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा पिरामिड स्कीम और एमएलएम के बीच में। वीडियो अभी ओवर नहीं हुई है, आपको प्रिकॉशंस भी मैं बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं आप किस तरीके से एक अच्छे एमएलएम को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले प्रोडक्ट या सर्विसेज का होना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि पैसा लगाओ पैसा कमा लो, टोटली फ्रॉड है, आप दूर भाग जाओ उससे, आपसे कंप्लेन हो सकती है तो उसकी कंप्लेन कर दो। नंबर 2, मनी रोटेशन नहीं होना चाहिए, पैसे के बदले पैसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 लगा दे, तेरे को 2 लोगों से लगवा दे, तेरे को 5-5 हज़ार मिलता रहेगा। ऐसा अगर सिस्टम हो रहा है वो मनी रोटेशन के अंदर आता है, जो गवर्नमेंट टोटली बैन करती है। आज के टाइम पे इसको और नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है, मनी रोटेशन की जगह पे क्रिप्टो सेलिंग की जा रही है। अब सोचिए, देखो क्रिप्टो भी तो मनी है, वो भी तो एक करेंसी है, ठीक है। तो आपको किसी भी मनी के फॉर्म में अगर पैसा लगाने को बोला जाए और लोगों को जोड़ने का बोला जाए तो मनी रोटेशन के अंदर आता है, टोटली फ्रॉड है, स्कैम है। नंबर 3, मनी ऑन न्यू रिक्रूटमेंट्स, नए लोगों को जोड़ने पे पैसा जहां पे मिल रहा हो, भाई नई ज्वाइनिंग जितनी कराओ उतना पैसा आपको आएगा, तो ऐसी कंपनी से दूर रहें। नंबर 4, प्रोमिसिंग स्काई हाई रिटर्न्स, जो बहुत हाई रिटर्न्स का आपको वादा कर रही है, ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना है। मोर देन 100% ROI, इस चीज को अच्छे तरीके से समझना, मोर देन 100% ROI, ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 100% से ज्यादा ROI हो, ठीक है। तो ऐसी कंपनी से भी आपने दूर रहना है। फॉर एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, मान लो इस बंदे ने 100 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है। अब इसको कमीशन जा रहा है, मान लो 40 रुपए इसको जा रहा है, 30 रुपए इसको जा रहा है, 20 रुपए इसको जा रहा है, ठीक है, 10 रुपए इसको जा रहा है, और इसके ऊपर वाली लाइन में पैसा जा रहा है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो भी एक चीज सोच, देखो 100 रुपए की चीज थी, 40 30 70 और 20 90 + 100 तो यही हो गया। जब सारा ही पैसा लोगों में बांट दिया तो कंपनी ने मैन्युफैक्चर कैसे किया, प्रोडक्ट को बनाया कैसे, ठीक है। अगर इस तरीके से बांटा जा रहा है, इसके ऊपर वालों को पैसा जा रहा है, बहुत सारी कंपनी कहती है हमारे 100वें लाख तक पैसा आता है, 100वें लाख में डाउन में कोई परचेज हुई ना उसका भी हम पैसा बांटते हैं, तो टोटली फ्रॉड है, ऐसा नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग में भी 20 से 30% पैसा लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसा लगता है, ठीक है। एक कमीशन खुद को बचाना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। मैक्सिमम 70 से 80% तक कंपनी बांट सकती है, ठीक है, तो 100% कभी भी नहीं बांटा जा सकता। नेक्स्ट थिंग, आप कुछ चीजें आपने जरूर चेक करनी है एक अच्छी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करते टाइम पे। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करनी है, वर्क स्ट्रक्चर चेक करना है, गवर्नमेंट कंप्लेंट्स को चेक करना है, कंपनी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन आज से पहले लिया गया नहीं लिया वो जरूर चेक करना है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपने बहुत बढ़िया तरीके से चेक करनी है, ठीक है। अब बात आती है, गवर्नमेंट बहुत सियानी है, गवर्नमेंट को सब पता होता है कौन सी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। वो एक्शन क्यों नहीं लेती, उन्हें पता है आज ये कंपनी 5-10 करोड़ की है, थोड़े टाइम के बाद ये 50-100 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है। इतने टैक्स आ रहा है, लेते रहेंगे, जब ये कंपनी बड़ी होगी ना उस दिन खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। तो समझ जाओ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो एमएलएम का नाम यूज करके, मल्टी लेवल मार्केटिंग के सिस्टम को यूज करके अपनी फ्रॉड चीजों को चला रहे हैं, अपने सिस्टम को चला रहे हैं, बहुत जल्दी लीगल एक्शन आपके ऊपर आने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक। आवाज थोड़ी गूंज रही है, उसके लिए थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आई होप सो वो आपको अच्छी तरीके से जरूर समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई बोले कि सारी कंपनीज फ्रॉड है, उसके लिए सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे